हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। जी हाँ बच्चों, मिशन ज्ञान आपकी बहुत हेल्प कर रहा है और ये जो वीडियोस हैं टेक्निकल हेल्प से आपके सामने आ रहे हैं, इसमें आप नो डाउट बहुत ही अच्छा अपने फ्यूचर के लिए गेन कर रहे होंगे। हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन चल रहा है बच्चों। हम इंग्लिश लिटरेचर में नई पोयम लेके आए हैं। नई पोयम है इफ़, अगर। जी हाँ, इफ़ इट मीन्स अगर, विच वॉज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। और ये जो रुडयार्ड किपलिंग है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और क्या क्या बात करेंगे? अबाउट पोयम, अबाउट पोएट एंड लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस इन आवर पार्ट फर्स्ट। तैयार है ना हमारे साथ? जी हाँ बच्चों, अपनी अपनी बुक्स और कॉपीज़ लेके बैठे हैं और मेरे साथ रीड आउट करें। सबसे पहले हम इसके जो पोएट हैं इनके बारे में बात करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग सर के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग जो हैं, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ रुडयार्ड किपलिंग? सबसे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। सो जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, इनका पूरा नाम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। Was an English journalist, short story writer, poet and novelist। क्या है बच्चों? इन्होंने ना सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, ना सिर्फ इन्होंने पोएट्री लिखी है, ना सिर्फ नॉवेल्स लिखे हैं, इन्होंने इंग्लिश जर्नल्स में भी बहुत काम किया है। इट मीन्स अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी। यस, वर्सटाइल पर्सनैलिटी होना बहुत मायने रखता है। आप अपने उतने ही जो गॉड ने हम सबको दिया है 24 आवर्स, तो हमने जो हमारे टाइम का डिवाइडेशन किया है ह्यूमन बींग्स ने 24 आवर्स में, तो इन 24 आवर्स में ही एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, आप पे और हम पे डिपेंड करता है। और रुडयार्ड किपलिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग को आप खुद देख रहे हैं, इनका वर्सटाइल जो पर्सनैलिटी है उसको खुद को आप इम्प्रूव करते हुए अपनी पर्सनैलिटी में इसको रीड आउट करेंगे। जी हाँ बच्चों, हम बर्थ की बात करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन December 30, 1865 इन बॉम्बे, जिसको हम न्यू मुंबई कहते हैं इन इंडिया, विच इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज वर्क्स। जी हाँ, रुडयार्ड किपलिंग जो है उनका बर्थ मुंबई में हुआ था और मुंबई की जो आबो हवा है, मुंबई का जो कल्चर है, उसने इनको इनके काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। 1865 की बात कर रहे हैं हम बच्चों। इट मीन्स हमारे पास में, आप देखिए इंग्लिश लिटरेचर में कहीं पे कोई भी जो समय सीमा है वो अपने को बांध के नहीं रखती है। जी हाँ, हम कितने पुराने पोएट्स को भी कवर अप कर रहे हैं और हम क्या देखते हैं, सबकी पोएट्री हमें कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने का मौका दे रही है। इनकी डेथ की बात करते हैं बच्चों। ही डाइड ऑन 18 जनवरी 1936 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। बर्थ की बात की हमने, न्यू मुंबई में हुआ था, 1865 में हुआ था। डेथ की बात करते हैं तो 18 जनवरी 1936। कहाँ पे? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। जब हम डेथ और बर्थ की बात करते हैं तो आप अपने आप इमेजिन करिए कि ये बंदा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखता है। रुडयार्ड किपलिंग वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट। हमने इस बारे में बात की है बच्चों। और हम क्या देखते हैं, जो किपलिंग है उनकी पोएट्री की बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। देखिए, किपलिंग हिमसेल्फ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन ब्रिटिश इंडिया। जी हाँ, हमारा इंडिया जब ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था, उस वक्त हमारे इंडिया में भी रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। इसके अलावा किपलिंग रॉट द पोएम आफ्टर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द एक्शंस ऑफ लीडर चार्ल्स जैमसन। यह जो पोएम है इफ़, अगर,
यह जो पोएम है ये किसके द्वारा इंस्पायर्ड है? जी हाँ, लीडर स्टार जैमसन, जिनसे इंस्पायर्ड होके ही इस पोएम को रुडयार्ड किपलिंग ने क्रिएट किया था, कंपोज किया था। किपलिंग की हम बात करते हैं, किपलिंग के कामों की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों? किपलिंग्स वर्क ऑफ फिक्शन, फिक्शन पे भी इनका काम बहुत ज़्यादा था। फिक्शन वर्क में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया? जो बहुत ही फेमस है द जंगल बुक। आप सब ने इस करैक्टर को बहुत देखा होगा, जंगल बुक टीवीज पे जब आप छोटे छोटे थे बच्चों। मोगली, जी हाँ, मोगली याद आ रहा है? एक ऐसा बच्चा जो एक पेड़ की टहनी से दूसरी पेड़ की टहनी तक जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए कौन कौन तैयार होते हैं? अपने आप जंगल बुक को रिवाइज करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, हम सब की लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक था द जंगल बुक, जो कि हमने इसको वीडियोस के थ्रू हमारे टीवीज़ में देखा था और अभी तक बच्चे उसी चीज़ को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो एक तक उसको यूँ देखते रहते हैं, अरे एक भी सीन मिस नहीं होना चाहिए। कैसे एक बच्चे को जानवरों ने पाला है उसके बारे में इस पोएम में बुक में बात की गई है बच्चों। एक और देखें, किम एंड मैनी शॉर्ट स्टोरीज। किम नाम का एक और इन्होंने नॉवल लिखा था, बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा इन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। और क्या लिखा था? द मैन हु वुड बी किंग, एक ऐसा आदमी जो फ्यूचर में राजा बनता है। तो इनकी स्टोरीज, इनकी पोएट्री, नो डाउट इनके जो नॉवेल्स हैं हमारे लाइफ में हम इनको कवर अप कर चुके हैं, अलग अलग जगह पे हम इन्हें पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। जी हाँ बच्चों, ही इज़ रिगार्डेड एज अ मेजर इनोवेटर इन द आर्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। जी हाँ, हम बात करें जब शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स की, तो ये सबसे ज़्यादा एज ए इनोवेटर इन्होंने काम किया है। इन्होंने लोगों को एक फॉलो अप करने के लिए पाथ दिया है। लोग इनकी पोएट्री को देखते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ में उसको उतारने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रैक है, इस जो ट्रैक से हम जा रहे हैं, क्या ये सही ट्रैक है? जी हाँ, इनकी पोएट्रीज इंस्पायरेबल पोएट्रीज है, इनोवेटिव पोएट्रीज है और लोगों को भी इनोवेट करती है, लोगों को भी बढ़ावा देती है। इसके बारे में एक और देखिए, हिज बुक फॉर चिल्ड्रंस आर रिगार्डेड एज क्लासिक्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। आप बच्चों अपने मदर फादर के साथ, फैमिली के साथ में मेला देखने गए होंगे या कई ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी आप गए होंगे। वहाँ पे जो बुक्स की सेल होती है, उस बुक सेल में एक अलग ही कॉर्नर बना हुआ होता है जो क्या कहलाता है? चिल्ड्रंस लिटरेचर। जी हाँ, तो वो वहाँ पे सारा आपको बच्चों से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो सारा मटेरियल मिलता है। और आप क्या देखते हैं कि लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और इनको रुडयार्ड किपलिंग की हम बात करते हैं तो इनको तो रिगार्ड भी मिला था इसी चीज़ के लिए कि इनकी जो पोएट्री है, इनका जो लिटरेचर पोर्शन है वो एकदम क्लासिक है। और क्लासिक पे किस लेवल पे? चिल्ड्रंस लिटरेचर के लेवल पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात, अच्छे काम को रिवार्ड भी मिलता है बच्चों। जी हाँ, सबसे बड़ा प्राइज़ हम मानते हैं किपलिंग वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1907। नोबेल प्राइज़ मिलना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ, जो काम करेगा उसको इनाम भी मिलेगा, लेकिन इनाम में भी इतना नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर का जो 1907 में इनको अवार्ड मिला, तो उस वक्त लोगों को भी लगा कि यस, हमने इनको पढ़ा है एंड ही इज़ द कैपेबल पर्सन फॉर दिस वन। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं अच्छे लोगों की बात करते हैं, अच्छे लोगों की पोएट्रीज, नॉवेल्स, राइटिंग्स की बात करते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं कि नो डाउट रुडयार्ड किपलिंग ने अपना एक बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट प्लेस बना लिया था इन सब के बीच में। वो अपने बात को लोगों के सामने रखते थे, तो उसका जो तरीका था वो नो डाउट बहुत ही इम्प्रेसिव तरीका था।
इसके अलावा जब हम रुडयार्ड किपलिंग की बात कर चुके हैं, रुडयार्ड किपलिंग के लॉट ऑफ थिंग्स, नोबेल प्राइज लिटरेचर, क्लासिक लिटरेचर फॉर चिल्ड्रंस की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पोएम की, इफ। देखिए बहुत छोटा सा नाम है इस पोएम का, बट जब हम इसके को डेवलप करेंगे, पोएम को जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, इतनी छोटी सी पोएम इतनी बड़ी सीख दे के जा रही है हमें। जी हाँ, हमारे यहाँ पे जो लिटरेचर पोर्शन का कवरअप किया गया पोएम्स का कलेक्शंस है, आप देखिए हर पोएम हमें एक नई सीख दे के जा रही है, हमें बता रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को, गलतियों को मत करिएगा, अच्छी चीज़ों को करिएगा। बच्चों आप खुद देखते हैं, पढ़ना सब कुछ जानते हैं, लेकिन किस दिशा में और कब पढ़ना है, अगर ये चीज़ आपको कोई गाइड कर दे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये जो पोएम है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद क्या देखेंगे, कहीं ये आपकी लाइफ के ऊपर तो लिखी हुई नहीं है। जी हाँ, हम समरी ऑफ द पोएम पढ़ते हैं। हम क्या देखते हैं, सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग्स पोएम इफ लिस्ट अ सेट ऑफ कंडीशनल्स फॉर द स्पीकर्स सन। जी हाँ, टू फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम एन आइडल मैन। समझ गए होंगे बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन किया था, इस पोएम से आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं सीख की तो हम क्या देखते हैं, रुडयार्ड किपलिंग के जो बेटे थे वो उनको ब्रिटेन लेके गए थे और ब्रिटिश लाइफ से फैमिलियर करवाना चाहते थे। तो कई बार क्या होता है, बाप और बेटे के बीच में कई बातें अनकही रह जाती हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं नहीं कह पाते हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग ने एक पोएम के रूप में इसको ढाला, अपनी बातों को ढाला और अपने बेटे के लिए, बेटे को बताने के लिए उन्होंने ये फॉलोअप करने के लिए ये पोएम को लिखा। इसमें क्या एडवाइस दी गई बच्चों पोएम में, द स्पीकर एडवाइजेज हिज सन अबाउट हाउ टू परसीव द वर्ल्ड एंड लाइफ्स चैलेंजेस। जी हाँ, हर पेरेंट्स, हर टीचर, हर जो आपके घर में गार्जियंस हैं वो आपको क्या सिखाते हैं कि आपकी लाइफ में कई हर्डल्स आएंगे, कई प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उन सब चीज़ों से कैसे रिमूव हो पाएंगे, आप ऊपर कैसे उठेंगे जब आप अच्छा काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे इस पोएम को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को बताना चाह रहे थे इस वर्ल्ड को, इस संसार को देखने का, और आपकी लाइफ में जो अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, सो दैट ही कैन बोथ लर्न फ्रॉम हिज experiences and resolutely overcome barriers to become a man, in the case a gentleman in British society। ब्रिटिश सोसाइटी में स्टैंड करने के लिए रुडयार्ड किपलिंग को लगा कि मुझे मेरे बेटे को कुछ ना कुछ बेटर एजुकेशन देना है, एंड ऑन दैट पर्पस इन्होंने इस पोएम को लिखा। और पोएम को लिखते वक्त हम क्या देख रहे हैं, एक तो उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में भी वो वर्णन कर रहे थे। इसके अलावा वो क्या कर रहे थे कि आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, बच्चे को खुद को कह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से आप सीखें, और आप जो आपकी ज़िंदगी में बैरियर्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों से भी ओवरकम करिए, बाहर निकलिए। क्यों बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने क्या चाहा था कि उनका जो बेटा है वो ब्रिटिश सोसाइटी का एक बहुत ही अच्छा जेंटलमैन बन के रहे। तो ये जो इफ पोएम है रुडयार्ड किपलिंग की, इनके बेटे के लिए है, और हम सबको एक ऐसी सीख दे रहे हैं जो वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जब इस पोएम को स्ट्रेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस करेंगे बच्चों, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो 4-4 स्ट्रेंजा की 8-8 लाइनों की जो पोएम है, एक एक स्ट्रेंजा में 8-8 लाइनें कवरअप की गई हैं, तो वहाँ पे हमें लॉट ऑफ थिंग्स देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। और हम समरी में बात करते हैं बच्चों, इट इज़ गुड टू कीप इन माइंड, हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर कट आ जानी चाहिए,
क्या? जी हाँ, however a concept from the Italian Renaissance that lies behind the speaker's advice. जो पोएट हैं वो अपने बेटे को ब्रिटिश माहौल में रहने के हैबिचुअल बनाना चाहते थे, और उसके पीछे उनके माइंड में क्या था कि जो इटालियन कल्चर है, रेनेसां पीरियड उस वक्त चल रहा था, इटालियन रेनेसां पीरियड की बात कर रहे थे रुडयार्ड किपलिंग, और वो स्पीकर्स की जो एडवाइस है उसको इस पर्पस से देखने के लिए भी आगे लिख रहे होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, दिस इज ए स्प्रिजेटुरा विच मीन्स प्रोजेक्टिंग अ non-challenge or effortlessness in everything one does, and से पहले मैं बताऊं इसको कि यहाँ पे ये जो पोएम लिखी गई है ये इस प्रेजेटुआ फॉर्म में लिखी गई है, जिसका क्या मतलब होता है कि नॉन चैलेंज एंड एफर्टलेसनेस। कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को आप अगर खाना भी खाना चाहते हैं, भूख लगी है, तो आपको अपने माइंड का जो इंडिकेशन है उसे फॉलो अप करना पड़ेगा। थाली में से रोटी को उठा के अपने मुंह में डालना पड़ेगा। मुंह में डालने से क्या पेट भर जाएगा? नहीं। उसके बाद में अपने दांतों को मूवमेंट देना होगा, चलाओ इनको, चबाओ इनको, अपने टंग का यूज़ लेना पड़ेगा, अपने थ्रोट का यूज़ लेना पड़ेगा, फूड पाइप्स का यूज़ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रुडयार्ड किपलिंग है वो भी क्या कहते हैं कि आप किसी भी काम को करते वक्त एफर्टलेसनेस होके नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। और वो अपने बेटे को इस तरह से अलग अलग सीखें देते हैं, एंड इन दिस वे मेकिंग डिफ़िकल्ट टास्क्स लुक इजी एंड नेचुरल। और जब आप किसी भी काम को करते वक्त फुल डेडिकेशन से करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों कि आपको कोई भी काम हार्ड नहीं लगता, वो इजी लगने लग जाता है और नेचुरल प्रोसेस के रूप में लेने लग जाते हैं। आप खुद देखिए कि मॉर्निंग होते ही आपको क्या लगता है, अच्छा चिड़िया उठ गई तो हमें तो उठना ही है। तो नेचुरल जो चीज़ें हैं, आपको उठने का एक प्रोसेस है। आपको स्टडी के लिए मोटिवेट का हर बार आपके फादर मदर, आपके गार्जियंस, आपके टीचर्स आपको नहीं करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन का भी ये जो आप चीज़ ले लेंगे तो आपको हर चीज़ ईजी और नेचुरल लगने लगेगी। रुडयार्ड किपलिंग भी अपने सन को समझाते वक्त यही सब चीज़ों को सम अप कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, इट इज़ अ डिडक्टेड पोएम, अ वर्क मीन टू गिव इंस्ट्रक्शंस। समझ रहे होंगे यहाँ पे लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इस पोएम में। इफ़ जो पोएम है वो आपको कवर अप कर रही है, वो आपको बता रही है अपनी लाइफ में कितने हार्डल्स आएंगे, उन हार्डल्स को हाउ टू रिमूव योर हार्डल्स एंड हाउ टू बिकम ए जेंटलमैन। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को जब आप कवर अप करते हैं तो आप क्या देखते हैं? जी हाँ, इफ़ पोएम को जब आप पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर अप किया गया है। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट देखिए, द पोएट एडवाइसेस इन द पोएम टू कंट्रोल वंस एक्शन एंड फीलिंग्स। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए पब्लिकली और हम कोई गलत बात भी बोल जाते हैं। हमें कई बार बचपना नहीं दिखाना है, हम बचपना दिखा देते हैं। हमें कई बार अपना बिहेवियर बहुत ही मैनर्ड रखना है और वहाँ पे हम मैनर्स को छोड़ देते हैं, डिसमैनर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोएम है, इसमें जो पोएट हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो एक एडवाइस दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपने बेटे को दे रहे हैं, और बेटे के थ्रू होल सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं उनको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपके जो एक्शंस हैं, कोई भी काम करते वक्त आपका जो करने का तरीका है, आपकी जो फीलिंग्स है, हाउ टू कंट्रोल दोज फीलिंग्स, दोज एक्शंस एंड डू वट एवर इन अ राइट वे। एक और बात यहाँ पे देखें, वन मस्ट ट्रस्ट सेल्फ। हमें किस पे विश्वास करना चाहिए? स्वयं पे विश्वास करना चाहिए। जी हाँ, इस पोएम को पढ़ने के बाद में आप में भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जी हाँ मैम, रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को समझाते समझाते हमें भी इतनी अच्छी बात कह दी। बट अलाउ टू बिल्ड अ फेयर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। अच्छी चीज़ों को सम अप करें अपनी लाइफ में,
लेकिन उन अच्छी चीज़ों को लेके लाइफ को आगे भी तो बढ़ाना है। डब्बे को बंद करके रख दोगे तो चीज़ें सड़ जाएगी। हमारा ये जो ऊपर का डिपार्टमेंट है, हमारा माइंड है, इसमें आप किसी चीज़ को बंद मत करिए। इसमें जो अच्छी चीज़ें आ गई है उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। और जब आप लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं आपको बार बार कहती हूँ, रतन टाटा का एग्जांपल देती हूँ बच्चों। तो रतन टाटा क्या कहते हैं, आप मोबाइल देखें, आप टीवी देखें, आप सब कुछ देखें, लेकिन आप जो उसमें देख रहे हैं, वहाँ पे जो आप एडवर्टीजमेंट्स देख देख के कि मैं भी इतनी महंगी चीज़ें खरीदूँगा, तो पहले जो एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उन बंदों से पूछ लें कि क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का यूज़ लेंगे या अपना इनकम करेंगे। इनका मतलब है पॉजिटिव वे में जाके आप अपना लाइफ को सेटल करेंगे। तो सेम रुडयार्ड किपलिंग भी अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड लैंग्वेज में इस चीज़ को कह रहे हैं। इफ़ गिव्स एन इंस्ट्रक्शंस इन कल्टिवेटिंग सेवरल स्पेसिफिक ट्रेड्स ऑफ अ गुड लीडर। कितनी बड़ी बात कहती कि आप अपनी लाइफ को तो चला ही रहे हैं, बट ये जो इफ़ पोएम है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको एज अ गुड लीडर इन योर फ्यूचर लाइफ में भी करने के लिए, गुड लीडर के रूप में आगे बने रहने के लिए भी इंस्पायर कर रही है। सो पोएटिक डिवाइसेस को हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने पोएम की समरी को कवर अप किया है बच्चों। पोएम की समरी को जब आपने देखा तो आपने क्या, एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि मैम जल्दी से जल्दी हमें इस पोएम को पढ़ा दें। पोएम को पढ़ाऊंगी बच्चों, लेकिन पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस की बात करूंगी। पोएटिक डिवाइसेस हेल्प करेंगे आपको पोएम को आगे समझने के लिए कि एज अ पोएट्री इसमें क्या क्या डिवाइसेस, लिटरेरी पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। सबसे पहले तो हम देख ही रहे हैं कि ये एक इंस्पायरिंग पोएम है, तो मैं इसमें भी इस चीज़ को इंक्लूड करती हूँ। इन हिज इंस्पायरिंग पोएम इफ़ रुडयार्ड किपलिंग मेक यूज़ ऑफ रिटोरिकल डिवाइसेस। बहुत ज़्यादा रिटोरिकल डिवाइसेस का रुडयार्ड किपलिंग ने यूज़ किया है। मैंने इस स्टेंजा में ज़्यादातर आपको कवर अप करने की कोशिश की है। अमंग विच आर एनेफोरा, एनेफोरा पोएटिक डिवाइस है बच्चों। एनास्ट्रॉफी का यूज़ इन्होंने किया है। इन्होंने यूज़ किया है एंटीथेसिस का, एसोनेंस का। क्लाइमैक्स की भी बात इस पोएम में की जा रही है बच्चों। क्लाइमैक्स क्या होगा पोएम के बारे में, क्या आगे इसको डेवलप करके पोएट बता रहे हैं। इसके अलावा हैंडी आइडियाज, इसके बारे में बात की गई है। बात की गई है हाइपरबली की, बात की गई है मेटाफर की, एंड पर्सोनिफिकेशन एंड सिलिप्सिस। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रुडयार्ड किपलिंग की पोएम है इसमें लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस हैं। हम क्या करते हैं, मेनली कई डिवाइसेस को काम में लेते हैं और उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो उन चीज़ों को आप कवर अप करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि अच्छा, एक पोएम को लिखने के लिए इतने ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं क्या, और तभी एक पोएम सक्सेसफुल पोएम के रूप में हम सब के सामने आती है और हम सब उसको प्रेज़ करते हैं। एक और देखिए, ये जो पोएम है ये कितना लाइंस में कवर अप हो रही है, क्या ऑक्टेव है, क्या सस्टेट है, इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। द पोएम हैज़ 4 ऑक्टेव्स। ऑक्टेव का मतलब होता है 8-8 लाइनें, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। और ये जो 8-8 लाइनें हैं ये किस रूप में लिखी गई है बच्चों, आयम्बिक पेंटामीटर के रूप में इसे कवर किया गया है। इंसिडेंटली शेक्सपियर सोनेट्स आर फेमस फॉर यूजिंग आयम्बिक पेंटामीटर टू। इट मीन्स आप समझ रहे होंगे जो रुडयार्ड किपलिंग है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है पोएट्री के पर्पस से, शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस्ड है। शेक्सपियर ने भी अपनी जो पोएट्री है उसमें बहुत ज़्यादा आयम्बिक पेंटामीटर को यूज़ किया है। मैंने आपको पहले भी बताया, हु इज़ दिस शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जैसे हमारे यहाँ पे कालिदास का हम नाम लेते हैं, सेम इंग्लिश पोएट्री की हम बात करते हैं तो हम शेक्सपियर को कभी भी नहीं भूल सकते। द यूज़ ऑफ दिस मीटर प्रोवाइड्स अ रिदम
that is closely linked to the way people speak the English language। जी हाँ, लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते वक्त जो मीटर्स प्रोवाइड करते हैं, एक रिदम प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस चीज़ को यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने फॉलो अप करने की कोशिश की है और हमें इफ पोएम के रूप में वो सामने रिजल्ट के रूप में भी है। इट कैन ब्रिंग आउट अ सिंग सॉन्गी, देखिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है सिंग सॉन्गी, रिदम दैट इज प्लीजिंग टू रीड अलाउड। यहाँ पे देखिए टू की स्पेलिंग, टू हियर परफॉर्म्ड। किसी भी वॉइस को, किसी भी पोएम को आप वॉइस देते वक्त आप एक रिदम से उस चीज़ को गाते हैं, नर्सरी राइम्स की तरह गाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि बहुत ही रीडर को बहुत प्लीजिंग लगने लग जाता है, बहुत अच्छा लगने लग जाता है। हमें लगता है वाओ दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम। मैं इसे गा के भी समझा सकता हूँ, गा के भी बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे हम बात करें जब पोएटिक डिवाइसेस की, तो राइमिंग पैटर्न की हम ज़रूर बात करते हैं बच्चों। ईच स्टेंजा, मतलब जितने भी स्टेंजा हैं, हमने बात कर ली कितने स्टेंजाज हैं इस पोएम में, 4 स्टेंजाज हैं। तो ईच स्टेंजा हैज़ अ सेट राइम स्कीम। सेट राइम स्कीम है, क्या है राइम स्कीम? ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड लाइन, थर्ड फोर्थ लाइन। इसी तरह से 5th और 7th लाइन और 6th और 8th लाइन का आपस में पेयर बन रहा है। परंतु मैं आपको बता दूं, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें हल्का सा पोएट ने चेंज किया है। क्या चेंज किया है राइमिंग स्कीम में? ए बी सी बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पे ये जो 4 लाइनें हैं ये एक ही आपको राइमिंग पैटर्न में दिखेगी, लेकिन अगली 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं है उसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? बी सी राइम स्कीम इसमें हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें इंक्लूड करें हम बच्चों, किपलिंग कीप्स अ पॉजिटिव एंड अनबीट टोन थ्रू आउट द पोएम। पूरे पोएम में इन्होंने पॉजिटिवनेस की बात की है। पूरे पोएम में इनकी जो टोन है, बात करने की टोन है, वो पॉजिटिवनेस की तरह पॉजिटिविटी ला रही है और अनबीट है, मतलब कहीं पे भी टूटन नहीं आ रही है। इट मीन्स हम इसे बहुत अच्छे से अगर गा के भी करना चाहें तो भी हम इसे गा सकते हैं। Kipling makes this a very personal poem by his use of pronouns you। देखिए पोएम को पर्सनल बना दिया रुडयार्ड किपलिंग ने। एक वर्ड यूज़ किया इन्होंने यू। जी हाँ, यू वर्ड यूज़ करके, जो यू एक प्रोनाउन है उसका यूज़ करके आप देखिए इसने अपने पोएट्री को एक अलग मुकाम दे दिया है, सबसे डिफरेंट बना दिया है। एक सीख तो दे ही रहे हैं अपने बेटे को, प्लस इन्होंने क्या कर दिया, अपनी इस पोएट्री में प्रोनाउन का यूज़ करके एक नई क्रिएशन को जन्म दे दिया। लास्ट में हम एक चीज़ और कवर अप करते हैं बच्चों। इनफैक्ट वन कुड इवन इंटरप्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य में बाधा डालना। वन कुड इवन इंटरप्ट that in this poem Kipling talking to himself, यहाँ पे एक ही और है बच्चों, और giving himself a pep talk। जी हाँ, हम कह रहे हैं कि पोएट ने जो किया है इस पोएम में अपने बेटे के लिए लिखी है। ये तो आप और हम कह रहे हैं, लेकिन जब पोएट ने लिखा था, इनका स्टार्टिंग किया था, तो उनका क्या व्यू था? उन्होंने इस पोएम में अपने आप से कीप टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करी थी। और इस अपने आप से बात करने को हम क्या कहते हैं? पेप टॉक। वो अपने दिमाग में उन्होंने एक मेंटलिटी बना ली थी इस पोएम को लिखते वक्त कि मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, मेरे बेटे में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मेरा बेटा जब ब्रिटिश लोगों से बात करेगा, वहाँ पे सोसाइटी में स्टे करेगा, तो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। जी हाँ बच्चों, ये इतना सारा समअप, और मैं आपको कहूँगी जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस का वीडियो करेंगे, तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन में सिर्फ और सिर्फ इसे एज अ पोएम ही नहीं लेना है, इट इज़ अ
स्टडी फॉर हिमसेल्फ आवर सेल्फ, और हम सब के लिए, इन्होंने खुद ने तो स्टडी किया ही है, हम सब के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मटेरियल दिया है अपनी लाइफ को सुधारने का। इट इज़ अ लर्निंग पोएम फॉर आवर सेल्फ आल्सो। तो हम जब अपनी लाइफ की बात करते हैं, अपनी लाइफ की बातों की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि कई चीज़ों को हमें मिक्सअप करना है, अपनी लाइफ में अच्छी आदतों को डेवलप करना है। तो ये सब जो अच्छी आदतें हैं, ये सब जो लिखने का तरीका है, भले ही रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे के लिए लिखना चाहते थे, बट पोएम में वो अपने आप से भी कई चीज़ों को कह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को रीड आउट करेंगे बच्चों मेरे साथ साथ, इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारेंगे, और अभी इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट स्टेंजा में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा ही मैंने बोल दिया है बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस वीडियो में हम मिलके संग में स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस करेंगे। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें बच्चों। नमस्कार।